जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे जो 12th स्टैंडर्ड के लिए है। और मैं हर एक वीडियो में कंसेप्ट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो ये सभी बोर्ड्स के लिए अप्लीकेबल है और कंटेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जानने के लिए चार टर्म्स हम लोग जानेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ क्विक रिवीजन बिकॉज एप्लीकेशन में ये हर जगह यूटिलाइज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? दैट आई विल से कूलम्ब्स लॉ। आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। तो कूलम्ब्स लॉ में आपने क्या पढ़ा है? लाइक आई विल राइट जस्ट हियर कूलम्ब्स लॉ या फोर्स के बारे में। आई विल राइट द टर्म फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि अगर दो चार्जेस हैं, इफ देयर आर द टू चार्जेस, वन चार्ज इज q, अनदर चार्ज आई विल टेक q नॉट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा it is given by F is proportional to Q naught, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. As आपने कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा है, ये वही है। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इफ टू चार्जेस आर देयर, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, और वो फोर्स will be directly proportional to the square, directly proportional to the product of their magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो अगर हम इन दोनों को अब हम कंबाइन कर ले तो हमें मिलेगा F is proportional to Q नॉट बाई आर स्क्वायर, और जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें मिलेगा F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square। और समटाइम्स यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है अगर मीडियम दिया है तो। अनदर वे ओनली 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square। तो यूजुअली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड आई विल से फॉर एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए K का वैल्यू 1 होता है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हमें मिल गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। दूसरा हमने एक टर्म पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म क्या है? जस्ट वी विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड टर्म आई विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेकेंड टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज। एक डेफिनेशन आपने ये पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। इसको तो हम E से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। डेफिनेशन लिख दो तो इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। So electric field is given by E is equals to F by Q naught। एक तो फॉर्मूला यही हो गया। अब जरा सोचिए, अगर कोई चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज को रखा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स क्या होगा? यही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपको मिलेगा F विल बी Q नॉट इंटू E। ये हमारा फोर्स एक्सपीरियंस का फॉर्मूला मिल गया। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। सो
इस टर्म को हम लिख सकते हैं F बाई क्यू नॉट को 1 बाई क्यू नॉट इंटू एफ, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं 1 बाई क्यू नॉट इंटू एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू है हमारे पास ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे डाल दें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस बहुत माइनर है बट स्टिल वी हैव टू सी। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। तो आप देखिए फोर्स और फील्ड में क्या रिलेशन है। फोर्स जो है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर है और क्यू नॉट है, दो चार्जेस है, और ये जो है फील्ड है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो सिर्फ एक चार्ज है। ये माइनर डिफरेंसेस हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब तीसरे टर्म की बात करेंगे हम लोग, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या टर्म है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर ले। तो थर्ड टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से और ये होता है W बाई क्यू नॉट। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि मेरी जो टीचिंग है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है और आप एक एक कंसेप्ट्स को हम लोग जस्ट बिल्ड करते हुए चलेंगे एंड फाइनली यू विल फाइंड आउट कि आपके सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे एंड फाइनली यू विल हैव नो डाउट। सो हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन जनरल हम पोटेंशियल से क्या समझते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल जो वर्ड है ना उसका मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट, कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहां कौन सा पोटेंशियल है, चार्ज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इसमें कौन सा वर्क डन होगा। आप जरा सोचिए कि कोई चार्ज है, उसे हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह उठा के लाते हैं या चार्ज खुद आ रहा है, तो वर्क तो करना पड़ेगा ना। दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, मैंने मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से प्लस क्यू नॉट लिया है और क्यू नॉट यूजुअली टेस्ट चार्ज होता है ऑफ 1 कूलम, राइट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। बट यहां मैंने चार्ज सारे जगह जैसे फोर्स में भी लिया था ना, क्यू एंड क्यू नॉट, फॉर माई कन्वीनियंस, बिकॉज एक चार्ज मुझे हर जगह कैंसिल करने हैं, इसलिए आप वहां पे Q1 Q2 भी ले सकते थे। तो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या इसका बड़ा डेफिनेशन लिखने का है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने जनरल डेफिनेशन लिख दिया, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 1 बाई 4 पाई, सॉरी, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो V इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। और वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, अपॉन चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, तो V इज W बाई Q। यहां मैं Q को, इस Q को कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करूं, Q नॉट, राइट, W बाई Q नॉट हो गया। तो ये हमारा पोटेंशियल का एक फार्मूला हो गया। अब यहां से हम लोग और कुछ करते हैं, तो देखें
यहां से अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इट इज W बाई क्यू नॉट, बट वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट में dx नहीं लूंगा, x भी नहीं लूंगा, क्या लूंगा? r लूंगा। क्यों लूंगा r? बिकॉज ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं पिछले वाले पार्ट में, पीछे वाले पार्ट में ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं कि ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया है? r लिया है, इसलिए यहां वेरिएबल हम क्या लेंगे? r ले लेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या ले लेंगे? r ले लेंगे। तो ये टर्म हो गया हमारा, दिस टर्म w बाई क्यू नॉट पोटेंशियल। तो वी कैन राइट w जो है वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां डिस्प्लेसमेंट हम क्या ले लेंगे? r ले लेंगे, एंड अपॉन क्यू नॉट है। ठीक है, अपॉन क्यू नॉट। तो इस टर्म में मैं फोर्स, अच्छा यहां रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, F इंटू आर। बट F बाई क्यू नॉट हमें मिला, और F बाई क्यू नॉट अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज E। तो ये टर्म हो गया हमारा V इज इक्वल्स टू E इंटू आर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन वी हैव कि V इज इक्वल्स टू E इंटू आर। V क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या, सॉरी, V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और R क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। आपने एक और टर्म पढ़ा है यहां से कि अगर मैं इस R को dx ले लूं तो आप एक टर्म पढ़ोगे, आगे हम लोग यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू E इंटू डी। d इज द डिस्टेंस, यहाँ पे d क्या है? d इज द डिस्टेंस, d इज द डिस्टेंस, d इज द डिस्टेंस। यहाँ r डिस्टेंस है तो r के जगह हम लोग d यूज कर लेंगे, तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोग को। ये फॉर्मूला मैं आगे यूज करूंगा। सो और पोटेंशियल के फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे? v इज इक्वल्स टू E इंटू आर है, और E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। ठीक है, अगर चाहते हैं तो मैं वापस से दिखा देता हूं आप लोगों को, इसके जस्ट पहले। यस, वी हैव दिस टर्म, ये वाला यहाँ हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये टर्म है हमारा। तो हम लोग यहां से चले, यहाँ पे V का वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं, E हो गया। ये वैल्यू किसका है? E का वैल्यू। E इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इज E इंटू ये वाला R। तो ये वाला R किया तो एक R इस R से कैंसिल, तो फाइनली वी आर गेटिंग V इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, राइट। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। तो याद रखना है आप लोग को ये सारे फॉर्मूलास, इसके बिना हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। ये फॉर्मूलास तो हमें हर हाल में पता होना चाहिए, और इसीलिए मैं इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक दूसरे से चैनलाइज हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू पीपल। ये हमने बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो अगला टर्म आने वाला है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जस्ट वी कैन सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वापस से एनर्जी का टर्म है, और हमें पता है एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वर्क डन डायरेक्टली नहीं पढ़ा, V इज W बाई क्यू नॉट, ये टर्म पढ़ा है ना, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सिंस V इज W बाई क्यू नॉट, तो W क्या हुआ? इट बिकम्स Q नॉट इंटू V। क्या हो गया? Q नॉट इंटू V, एंड दिस W is nothing but work done,
and work done is stored in the charge in the form of potential energy which is called electric potential energy. तो इसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी that is W is equals to, I can write it, charge into electric potential, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से दूसरा टर्म हम देख ले तो W हमें क्या मिला, चार्ज को मैं Q नॉट ले लेता हूं इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V, ऑलरेडी फॉर्मूले से, तो चार्ज इज Q नॉट इनटू V का फॉर्मूला वी हैव, क्या है V का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, सब्स्टिट्यूट कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, तो ओवरऑल हमें क्या मिला, Q इंटू Q नॉट हो गया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R, this is W and this is electric potential energy का फॉर्मूला। अब यहीं से मैं एक और कंसेप्ट आप लोग को बता देता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहली चीज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन शॉर्ट हम लिखते हैं 1 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किसका यूनिट है, एनर्जी का। इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, मालूम होना चाहिए, यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसका वैल्यू हम जूल के टर्म्स में लिखेंगे, राइट। सो आई कैन से देयरफॉर व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां हमने लिखा है ऐसा फॉर्मेट, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, बिकॉज पोटेंशियल है ना, ये यही है, चार्ज इनटू वोल्ट, तो 1 वोल्ट है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज हो गया इंटू 1 वोल्ट। तो कूलाम वोल्ट क्या होता है, कूलाम वोल्ट इज जूल, कूलाम वोल्ट क्या होता है, जूल होता है। तो ये टर्म हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें क्या मिला, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चाहिए तो आपको ये भी पता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब क्या होता है, मेगा मतलब 10⁻⁶, आपको पता होना चाहिए ये सारे टर्म्स, आगे फिर से यूज होगा, मेगा, मेगा मतलब 10⁻⁶, गीगा 10⁻⁹, टेरा 10⁻12, पेटा, तो मेगा है ये, एम, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁻⁶, इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस, तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जो पावर है -19, -19 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -13, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू है, ठीक है। तो ये सब एनर्जी के कंसेप्ट है। आई होप इतना पार्ट समझा आप लोगों ने। 4 जो बेसिक और मेन फार्मूलाज हमें मिले पोटेंशियल एनर्जी का, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दिस, एंड फोर्स का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। फोर्स का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार मैं इन चारों को एक साथ लिख देता हूं, तो हम यहाँ पे इन चारों को एक साथ लिख देते हैं। तो हमें मिला फोर्स का फार्मूला
F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। दूसरा फील्ड का फॉर्मूला मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और तीसरा मिला पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और चौथा जो हमने लास्ट पढ़ा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर। तो ये चार फॉर्मूलाज हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में मैंने और रिलेशन डिस्कस किया, तो वो रिलेशंस भी आप लोग को याद होना चाहिए, बिकॉज आगे जो हम कुछ पढ़ने वाले हैं वो उस पे बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस रहेंगे। लाइक किसी चीज का अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हुआ तो उसका बेसिक फार्मूला हमें पता होना चाहिए। किसी का अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना हुआ तो पोटेंशियल के लिए ये बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। अगर एनर्जी कैलकुलेट करना हुआ तो ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बिहाफ पे हम लोग एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हैं और कंसेप्ट बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो अब मैं मेन टॉपिक पे शुरुआत कर रहा हूं चलना। तो एज यू कैन सी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टर्म है, हम आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। फाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें सबसे पहला टर्म एक सीखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एरिया वेक्टर क्या है। अगर कोई हमें एरिया दिया है और उसके साथ में उसका यूनिट वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने पढ़ा है कि लाइक वेक्टर ए को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप से। तो एरिया वेक्टर ds अगर एरिया है तो इट इज गिवन बाय ds इनटू एन कैप। ठीक है, आप याद रखिएगा। और एन कैप जो यूनिट वेक्टर है, इट गिव्स द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन। सो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई एंड इट इज E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लेते हैं कि एक पेन वाला स्टैंड है जिसमें पेन होता है, पेन स्टैंड। उस पेन स्टैंड के अंदर हमने ढेर सारे पेन रख दिए और सारे पेन ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे नॉर्मल टू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे पड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ पेन्स पासिंग कैसे, नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी कॉल्ड एज पेन का फ्लक्स। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप मान लो कि ये कोई चार्ज है, हमें चार्जेस के बारे में पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है कि ये कोई चार्ज प्लस क्यू है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओरिजिनेट होता है, प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होता है, राइट, ऐसे जा रहा है। और हमने कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यहाँ रख दिया तो यहां से ये फील्ड कैसे पास होंगे, नॉर्मल टू द फील्ड, इस सरफेस के नॉर्मल होते हैं, राइट। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, कैसे, नॉर्मली, परपेंडिकुलरली, नॉर्मली, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये ऐसे नॉर्मल पास हो रहा है, नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, कीप दैट इन माइंड। सो इन जनरल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा,
electric field lines, electric flux, it is the number of electric field lines passing normally through the given cross sectional area या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आल्सो वी कैन से। तो हमने लिखा है कि फ्लक्स जो है फाई, सो वी कैन से फाई इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा है, ई डॉट डी एस। फाई क्या पढ़ा है, ई, फाई इज ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो वी कैन राइट फाई इज इक्वल्स टू ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको थोड़ा बेटर वे समझ सकते हैं कि अगर ये हमने एरिया ds लिया है दिस वन, तो इसका जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन ये है और ये तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड है, राइट। तो ds जो हम दिखाएंगे उसका डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। एरिया का जो प्लेन का जो एरिया है ना उसके परपेंडिकुलर होगा, कीप दैट इन माइंड। तो और अगर हम लोग क्लोज सरफेसेस की बात करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज द इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ई डॉट ds, दैट इज ई ds cos थीटा, दैट इज ई डॉट ds, राइट। ई डॉट एस या ई डॉट ds जैसे भी हम लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझा। यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे सारे टर्म्स मैं मेंशन कर देता हूँ। phi is electric flux, and E is electric field, and ds is the area, ds is what, area। तो ये टर्म हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम, जो ऑलरेडी आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवाऊंगा, बिकॉज 12th में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 एप्लीकेशंस हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन है, 3 इनफैक्ट 4, जितने भी हम चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो उसका बेसिक कंसेप्ट वो यहीं से आया है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जानना जरूरी है, उसके लिए गॉस थ्योरम जानना जरूरी है। तो हम लोग चलते हैं गॉस थ्योरम पे, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो गॉस थ्योरम क्या है? अच्छा, गॉस थ्योरम जानने से भी पहले हमें एक और इंफॉर्मेशन चाहिए प्रॉपरली, जो है हमारा, जो है डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, टॉपिक का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस के? पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? मान लेते हैं एक मेटालिक रॉड है, ये मेटालिक रॉड है, इसका लेंथ है, थिन मेटालिक रॉड है, इसका लेंथ जो है वो L है, L इज द लेंथ ऑफ मेटालिक रॉड, दैट वी कैन टेक स्मॉल l या कैपिटल L, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q है, ठीक है, Q है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेमडा क्या होगा? इट इज
द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज द लीनियर डेंसिटी। याद रखिएगा ये सब का एप्लीकेशन आएगा, इसलिए मैं हर एक चीज को बहुत सीक्वेंसली बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो हर एक टर्म दूसरे टर्म से रिलेटेड है, उनका आगे एप्लीकेशन है, यूज है, दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू टेल एवरी टर्म्स। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहां पे चार्जेस आर क्यू बाय लेंथ इज एल, हम ऐसा भी ले सकते हैं, या इसको मैं डी क्यू बाई डी एल ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? डी क्यू बाई डी एल, राइट, डी क्यू बाई डी एल। तो आप जरा सोचिए कि आई कैन राइट दिस पार्ट, ठीक है, लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, डिपेंड करता है नोटेशन, राइट। तो चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज जो इसके ऊपर है, अगर ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ लेमडा, तो क्या होगा? देयरफॉर वी विल गेट Q इज इक्वल्स टू लेमडा एल या एल लेमडा, राइट। ये हम यूज करेंगे आगे, इसका हम यूज करने वाले। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वी हैव, क्या है टर्म हमारे पास? नेक्स्ट टर्म वी हैव एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज, नाम से क्लियर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मतलब लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जो भी सरफेस के ऊपर होगा उस सरफेस का एरिया होगा, राइट, कीप दैट इन माइंड। तो इसका भी एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जो पॉसिबल होगा, कि ये कोई हम लोग एक थिन मेटल सीट ले लेते हैं। ये क्या था? मेटल रॉड था, दिस वाज मेटल रॉड, थिन मेटल रॉड, और ये हम लोग मेटल सीट ले लेते हैं, मेटल सीट, ये थिन मेटल सीट है। तो थिन मेटल सीट है तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये चार्जेस क्या है? क्यू है, और इसका एरिया है ए, राइट। क्या ले लेते हैं हम लोग? एरिया ए। यहां मैं लिख देता हूं कि क्यू इज द चार्ज, क्यू इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस एंड ए इज द एरिया। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और सिग्मा जो है वो चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया हो जाएगा, एंड आई कैन राइट सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज इज क्यू अपॉन सरफेस एरिया इज ए, या इसको हम लोग डी क्यू बाई डी ए डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, डी ए या डी क्यू बाई डी एस। अगर डी एस एरिया है तो ज्यादातर हम लोग एरिया को डी एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ डी क्यू बाई डी एस या डी क्यू बाई डी ए डिपेंड करता है। तो ये मेन फार्मूला हो गया। और यहां से अगर हमें चार्ज निकालना है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज क्यू क्या हो जाएगा? ए को इधर भेज दो तो इट विल बी सिग्मा इनटू ए। अब इसके वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं वो मैं जरा बता दूं कि आई कैन से यहीं पे कि फॉर स्फीयर, स्फीयर के लिए क्या होगा? अगर मैं लिखूं कि फॉर स्फीयर, अगर ये बॉडी थिन सीट ना होके स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो वहां पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अगर उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो सिग्मा क्या हो जाएगा, या क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा इनटू इसका सरफेस एरिया क्या होगा? अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो ये स्फीयर है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो वी कैन राइट सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये सब हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे लेमडा इंटू एल बता ही दिया मैंने,
राइट। और अगर मैं यहीं से बोलूं कि स्फीयर के जगह सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल, राइट। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो यहां सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल आ सकता है। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों ने समझा। तो मैं लिख नहीं रहा हूं अभी, बट यूज करूंगा मैं एज अ सिलेंडर भी। तो सिलेंडर का जो चार्ज होगा सिलेंडर के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, राइट। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एल डिपेंड करता है। अब तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो इज द, सॉरी नीचे लिख देता हूं मैं, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेफिनेशन हो गया, क्योंकि यहां वॉल्यूम वर्ड आ गया। ये ध्यान दीजिए, लीनियर है तो लेंथ, सरफेस है तो एरिया, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। तो इट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वी कैन से, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो रो इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर दें, वॉल्यूम को V से। तो रो विल बी Q इंटू V, Q अपॉन V, विच इज ऑल्सो dQ अपॉन dV। वी कैन राइट इन दैट फॉर्मेट। और अगर हमें Q चाहिए तो इट विल बी रो इंटू V। यूनिट की अगर हम बात करें, इसका यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, तो चार्ज का यूनिट इज कूलम पर मीटर। इसका चार्ज का कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो चार्ज पर मीटर क्यूब। तो इसमें से सबसे ज्यादा मैं इसका और इसका यूज करूंगा जो आगे के डेरिवेशंस आएंगे। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, वी विल सी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, और हम लोग प्रूव भी कर लेंगे इसका, गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम है क्या, गॉस थ्योरम, यहां हालांकि मैंने उसका स्टेटमेंट लिख दिया है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एरिया ds is equals to 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by that surface। ठीक है, या ये जो पार्ट है ना, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ ऑफ ई डॉट ds, इसी को हमने आगे क्या पढ़ा था, इसी को हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो इसका तो स्टेटमेंट हमने यहां से ही लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, लाइन इंटीग्रल, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ, इंटीग्रेशन का साइन है, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एरिया ds is equals to 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by that surface। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अगर चार्ज को मैं यहाँ स्मॉल q ले लूं तो ये हो गया हमारा into q, which I can write q by epsilon naught। तो यही हमारा स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट में हमने यही लिखा है। अब इसका एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हो सकता है, स्टेटमेंट में एग्जैक्टली यही लिखा है, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ of an electric field over area ds is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by that surface। q by epsilon naught को क्या लिख सकते हैं, वो q into 1 by epsilon naught या 1 by epsilon naught into q। तो ये रही चीजें स्टेटमेंट की। अब हम इसके प्रूफ के बारे में बात करें, तो प्रूफ करने के लिए, हालांकि ये 11th में था और 12th में नहीं है, बट मैं फिर से बता रहा हूं कि बता दूंगा तो इट विल बी बेटर फॉर अस। तो हम लोग एक चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं, ये कोई चार्ज कंडक्टर है,
दिस इज एनी इरेगुलर शेप का कंडक्टर विच हैविंग चार्ज, और यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया Q। ये चार्ज क्या है इसका? Q है। तो यहां से जहां चार्ज होता है, ऑलरेडी हमने बताया कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकलती है, प्लस क्यू से बाहर निकलती है, और यही चार्ज अगर माइनस क्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है टूवर्ड्स द चार्ज, राइट। तो यहां हमने प्लस क्यू लिया है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और फिर हमें क्या करना है कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर हमें गॉसियन सरफेस ले लेना है। क्या ले लेना है? गॉसियन सरफेस। तो ये हमने ले लिया गॉसियन सरफेस, राइट। और गॉसियन सरफेस के ऊपर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया ds। ये एरिया ds है, दिस इज एरिया ds, राइट। एरिया क्या है? ds है। और इस ds का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन, ये दोनों नॉर्मल है एक दूसरे के, राइट, एक दूसरे के नॉर्मल है। तो हमने क्या किया, इस E को रिजॉल्व किया, तो इधर E का डायरेक्शन क्या आ गया? E ds, E cos थीटा ना, E cos थीटा। अब यहाँ पे बेसिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैकेनिक्स का आपने पढ़ा है कि द साइड अटैच विद द थीटा विल बी कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, वही हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया E cos थीटा। तो अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। अब हम लोग इसके प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? स्टेटमेंट का LHS। तो LHS जो है, LHS ऑफ गॉस थ्योरम, वो है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds। A डॉट B है तो दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट B। क्या होता है? E ds cos थीटा, राइट। क्या होता है? E ds cos थीटा। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ds का डायरेक्शन ये, इनके बीच का एंगल थीटा, तो उसको हमने लिख दिया है थीटा यहाँ पे, बिकॉज A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा, तो दैट वी हैव रिटन E ds cos थीटा। अभी जब ये टर्म हमें पता चल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है उसको मैं यहां लिख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझाया, क्योंकि चार्ज हमने यहाँ पे प्लस Q लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r लिया है, तो Q चार्ज Q है और डिस्टेंस r है, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया चारों टर्म्स, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां हम E का वैल्यू डाल दें तो ये टर्म हो गया हमारा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। अब इनमें देखें तो Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये टर्म कांस्टेंट है, तो इनको हम बाहर ले लें, तो ये आ गया इंटीग्रेशन, सॉरी बाहर ले लेंगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ क्या बच गया? ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये जो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर है ये होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल क्या होता है कि मान लो एक वाटरमेलन है और उसमें आपने एक शार्प नाइफ डाला एंड जस्ट उसके सेंटर तक लेके गए एंड वहां से घुमा के ऐसा कोन कट कर दिया और कोन को बाहर निकाला, तो जो कोन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना, दैट इज डी ओमेगा। और वही हमारा क्या है? सॉलिड एंगल है ये, ऐसा ये वाला एंगल सॉलिड एंगल। यहाँ ओमेगा लिखा है, सॉरी ओमेगा लिखा है, ओमेगा हम ऐसा लिख देते हैं डी ओमेगा, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? डी ओमेगा। सो
इट विल बी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, अच्छा इसको हम ठीक है डी ओमेगा ले लेते हैं, और डी ओमेगा हमारा क्या है, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये डी ओमेगा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, याद रखिए प्लेन एंगल का जो टोटल एंगल उसके सेंटर पे होता है वो 360 होता है, और 360 या 2 पाई, और सॉलिड एंगल का जो टोटल एंगल उसके सेंटर पे होता है वो 720 डिग्री होता है, दैट इज 4 पाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा हमें क्या मिलने वाला है, 4 पाई मिलने वाला है। तो ये टर्म हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा कितना है 4 पाई, तो 4 पाई कैंसिल, तो हमें क्या मिला, हमें मिला q बाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट वाज RHS ऑफ द गॉस थ्योरम, हेंस इट हैज बीन प्रूव। यहां पे मैं एक रीजन लिख देता हूं कि हमने क्या लिखा है अभी, हमने लिखा है कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज 4 पाई, दैट इज वही बताया ना हमने कि जो टोटल एंगल होता है कहां पे, सॉलिड बॉडी के अंदर उसके सेंटर पे, राइट, सॉलिड एंगल दैट इज 4 पाई या 720 डिग्री। और यहां पे हमने डी ओमेगा क्या लिया है, सिंस डी ओमेगा इज व्हाट, डी एस cos थीटा बाई आर स्क्वायर, इस टर्म को हमने डी ओमेगा ले लिया। तो ये हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों को गॉस थ्योरम भी अच्छे से समझा है। तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अनदर वे, मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जो भी इसका पीडीएफ है वो मैं पुट करने वाला हूँ, पीडीएफ में डालने वाला हूँ। सो लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम आगे जो मेन 3 डेरिवेशन है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो तीनों डेरिवेशन मैं आप लोग के लिए बहुत आसान बनाने वाला हूं। सो आगे हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं हम लोग एप्लीकेशंस के ऊपर, और आप लोग को ये फार्मूला याद रखना है, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है आगे के डेरिवेशंस में, उसमें हम गॉस थ्योरम यूज करने वाले हैं, और गॉस थ्योरम का फार्मूला आप लोग को पता है। तो यही टर्म्स हम यूज करेंगे, ये टर्म गॉस थ्योरम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है जो अभी मैंने बताया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द डेरिवेशंस, दैट इज द एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन वी हैव, पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां लिखा हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म्ड चार्ज दिस स्फेरिकल सेल। मतलब हमने ये स्फेरिकल सेल है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड। यहां सारा चीज हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। हमने क्या लिया है, एक स्फेरिकल सेल लिया है, तो ये हमारा स्फेरिकल सेल है, दिस इज आर स्फेरिकल सेल, जिसका रेडियस इज कैपिटल आर। ये रेडियस कितना है, दिस इज कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो मैं यहाँ पे वो चीजें लिख भी देता हूं, दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस, कि लेट कैपिटल आर बी द radius of charged spherical cell, charged spherical cell, okay, charged spherical cell। और इसके ऊपर क्या है, चार्ज्ड बोल रहे हैं ना हम लोग, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है। तो ये जो स्फेरिकल सेल लिया है, इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि ये चार्ज्ड है। तो चार्ज हमारा क्या है, कैपिटल क्यू। लेट कैपिटल क्यू बी द, अच्छा यहां स्मॉल क्यू लिया है डायग्राम में, तो हम यहां कैपिटल क्यू के जगह स्मॉल क्यू ले लेते हैं। स्मॉल क्यू बी द
charge charge distributed on the surface of spherical cell. लेट सरफेस एरिया भी एज्यूम करना पड़ेगा. लेट अच्छा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इस चार्ज्ड स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. तो वी कैन से लेट ए इज इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे. ये ध्यान रखना है, कैपिटल आर क्यों? क्योंकि ये हमारा स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है ना हर जगह, प्लस क्यू. तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. अच्छा, यहां हमने एरिया ले लिया कि लेट ए इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर बी द सरफेस चार्ज सरफेस एरिया ऑफ spherical cell, right? Spherical cell. अब नेक्स्ट क्या एज्यूम करना पड़ेगा? नेक्स्ट हमें एज्यूम करना पड़ेगा ये गॉसियन सरफेस. अच्छा, यहां से एक चीज और हम कर सकते हैं. हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बताया आप लोगों को, उसका अप्लाई करने का टाइम आ गया कि इस सरफेस के ऊपर चार्ज है, इस सरफेस के ऊपर चार्ज है और इसका सरफेस एरिया भी है. तो क्या आएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? तो लेट उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से. तो लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब हम लिख देंगे इसके बारे में कि लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी of spherical cell of spherical cell. So therefore I can write sigma is equals to charge per unit surface area. सरफेस एरिया क्या बताया? 4 पाई आर स्क्वायर ना. अगेन यहां हम कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है. सो इट इंप्लाइज दैट टोटल चार्ज यहां से क्या होगा? Q विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ये हमारा पहला इक्वेशन है. तो ये पहला स्टेप भी है, पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है कि हम क्या लेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे बॉडी का क्या शेप है और उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर है, सरफेस है या वॉल्यूम है. 3 पढ़ा था ना हमने, उसी तीनों में से एक डिसाइड होगा. तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे? टोटल चार्ज. ये पहला स्टेप हो गया. अब दूसरे स्टेप के लिए हम जो भी चार्ज बॉडी लिए हैं उसके अराउंड हमें क्या कंसीडर करना है? गॉसियन सरफेस. क्या कंसीडर करना है? गॉसियन सरफेस. तो हम लोग ले लेते हैं कि कंसीडर ये जो डॉटेड लाइन वाले हैं ना, ये गॉसियन स्फीयर है. क्योंकि स्फीयर के अराउंड लिया है तो गॉसियन स्फीयर लिया है. क्या लिया है? गॉसियन स्फीयर. तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि लेट या कंसीडर अ गॉसियन स्फीयर अराउंड द हॉलो सेल. ठीक है. तो अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग उसके ऊपर आ जाते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई चांस नहीं चाहिए. तो आई कैन राइट कंसीडर एन इमेजिनरी. ये इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस अराउंड गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर, गॉसियन
spherical surface with radius r। अब ये गॉसियन सरफेस जो है ना डॉटेड वाला, ये इसका रेडियस हमने क्या ले लिया, स्मॉल आर ले लिया। दिस रेडियस इज स्मॉल आर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ, दिस रेडियस इज स्मॉल आर। तो ये चीजें हमें दिमाग में रखनी है अच्छे से। तो ये रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया। अब इसके ऊपर एक गॉसियन छोटा सा एलिमेंट लिया है, दिस एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया ds। तो कंसीडर एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds। अब ये थर्ड स्टेप में आ गए हम लोग, सेकंड में कंसीडर एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds on गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस के ऊपर ले रहे हैं, किसके ऊपर ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस के ऊपर। सो अब हम अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम व्हाट वी कैन से, और यहां बताया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, वही हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वी विल राइट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के हिसाब से अब चलेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds इज व्हाट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट है, वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें ऐसे ही चलना है। तो यहां Q का जो वैल्यू ऑलरेडी हमने इक्वेशन 1 में निकाला है ना, वी विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी विल गेट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds, इट विल बी Q के जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां मैं क्या वैल्यू डाल दूं, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ये वाला, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे था ना, वो ये आ गया, और इंस्टेड ऑफ Q वी राइट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इट इज फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। और इसी को हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 2 है, और ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। अब ये सेकेंड स्टेप हो गया, और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला जो हम आगे यूज करने वाले हैं, दिस वन, ठीक है। ये हमने अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बस उसी को कंप्लीट कर दिया। जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट था, वहां चार्ज के जगह, चार्ज को हमने किस टर्म में लिख दिया, चार्ज को हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख दिया, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसके टर्म में लिख दिया। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बस ये 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा आपका। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग LHS ऑफ गॉस थ्योरम ले लेंगे, LHS ऑफ गॉस थ्योरम। तो LHS ऑफ गॉस थ्योरम, ये सब में कॉमन रहेगा स्टेप्स। LHS ऑफ गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का LHS हमारा ये पार्ट है ना, तो वी विल राइट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, LHS लिख रहे हैं, ऑफ E dot ds which will be integration over closed path। LHS सिर्फ LHS ले रहे हैं, तो LHS की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E dot ds। अब ds हमारा ये है ना, दिस इज द पार्ट ds, ये पार्ट है ds, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज की वजह से बाहर की तरफ ही ओरिजिनेट होगा, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि प्लस Q चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वहां से बाहर निकलेगा, राइट।
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इसकी बात करें तो E डॉट डी एस, व्हाट इज ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो इट विल बी E डी एस कॉस जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि इसका जो ds का एरिया वेक्टर है n कैप, वो भी ऐसा होगा और E दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ? जीरो हुआ। और cos जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो इट विल बी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ई डी एस, राइट? ई डी एस हो गया, परफेक्ट। अब E हमें कैलकुलेट करना है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ds करेंगे, तो E हम बाहर ले लिए और इंटीग्रेशन ऑफ ds आ गया। ये सब मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, आप कई स्टेप्स में लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं। अब देखें, हम इंटीग्रेशन ऑफ ds की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये ds है और ds ये ds किसका पार्ट हमने लिया है? कंसीडर एन इमेजिनरी, अच्छा, कंसीडर एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, यहां पे किसका? ऑन गॉसियन सरफेस, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस का हमने छोटा सा पार्ट ds लिया है, और जब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे बॉडी का इंटीग्रेशन मिल जाएगा, पूरे बॉडी का एरिया मिल जाएगा, पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया मिल जाएगा। और गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है? दैट इज, ये स्फेरिकल है ना, ये स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर कौन सा आएगा? आर हमारा ये वाला आएगा, इसका रेडियस इज स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आगे मैं लिख दूंगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वो आगे हम लिख देंगे उसको, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो देयरफॉर आई विल से इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds, क्या था लास्ट स्टेप? E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds का इंटीग्रेशन हमने क्या बताया? E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? क्या आया था? स्मॉल आर स्क्वायर। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये पूरा, और इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको लिख लेते हैं, तो ये क्या आ गया? ये मिल गया हमें आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 3। अब वापस देखें पीछे चल के, तो इक्वेशन 2 हमने क्या निकाला था? इक्वेशन 2 हमने क्या निकाला था? इक्वेशन 2 हमारा ये था, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds, दैट इज सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई विल राइट इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 को याद रखिए, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, so now equating equation 2 and 3, क्या मिलेगा? 2 क्या था हमारा? 2 था सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, इसका RHS क्या है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, that is E into 4 pi small r square, sorry, हाँ, small r square। तो 4 पाई गेट कैंसिल, हमें क्या चाहिए? E, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E क्या होगा? ये स्मॉल r जो है वो नीचे आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो E will be सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर
by small r square. This become the electric field. नेट जो फार्मूला मिला हमें वो क्या मिला, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसी का रिजल्ट मैं बैक साइड में लिख लेता हूं पिछले वाले पेज पे. तो पिछले वाले पेज में मुझे रिजल्ट लिख लेना है. तो रिजल्ट हमें क्या आया, रिजल्ट आया हमें क्या, रिजल्ट आया हमें आया E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दैट वाज कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर. राइट, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया. अब वापस देखें हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन जो आया उसमें दो कंडीशंस डाल देते हैं. ये पॉइंट हमने क्या लिया है, दिस इज पॉइंट P. ये गॉसियन सरफेस पे कोई पॉइंट P है. राइट, गॉसियन सरफेस पे क्या है, कोई पॉइंट P है. दिस इज एनी पॉइंट P. ओके, आई विल टेक दैट पॉइंट इज एस P. ये पॉइंट P है. राइट, ये पॉइंट P है. अगर ये पॉइंट P वो यहां पे हो जाए, कहां पे हो जाए, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, तो आई विल से अगर ये पॉइंट यहां से यहां आ गया तो इस एट दिस पॉइंट स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर. अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हुआ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें कंडीशन में मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. एक चीज. और दूसरा, अगर ये पॉइंट P जो है, हमने जो गॉसियन सरफेस लिया वो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, चार्ज्ड स्फीयर आ जाए, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो. इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. तो बस ये दो कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं. तो ये कंडीशंस लिख सकते हैं कि पॉइंट P इज एट द spherical cell, charged spherical cell, then small r will be equals to capital R. और अगर small r is equals to capital R आ गया तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा E का वैल्यू. और दूसरा कंडीशन, अगर ये इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर है तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी क्या होता है, जीरो होता है. चार्ज जीरो होता है इसलिए E भी जीरो होगा. राइट, ये पहला एप्लीकेशन हमने एक्सप्लेन किया. आई होप आप लोगों को इस पार्ट में, इस एप्लीकेशन में कोई डाउट नहीं होगा. अब इसके दो और एप्लीकेशन है इस वीडियो में, हम लोग वहां तक कंप्लीट करेंगे. तो दो और एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट पार्ट वी विल सी. नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, अब मैं इसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा. नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर. लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, तो ये हमारा एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, दिस वन लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर. और इस वायर का रेडियस इज कैपिटल आर. इस वायर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है. राइट, इस वायर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर. तो चार्ज्ड वायर है तो डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ये चार्जेस है हमारे, और ये चार्ज को हमने क्या ले लिया, Q ले लिया. क्या ले लिया, Q. तो L इसका लेंथ है, Q इसका चार्ज है. जस्ट आई विल राइट दिस ऑल द टर्म्स. थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग कि लेट L be the length of charged wire LA, and capital R is the radius of wire, charged wire. Small r is the radius of Gaussian surface. Radius of Gaussian
सरफेस, गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा ना। तो ये मेन वायर है, ये वायर है, चार्ज्ड वायर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अराउंड हमने गॉसियन सरफेस छोटा सा पार्ट ले लिया। ये हम अलोंग द लेंथ भी ले सकते हैं, दिखने में पूरा बराबर दिखेगा नहीं, बट इस इसका शेप कैसा है, लेंथ वायर है, तो उसके अराउंड जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। और सिलिंड्रिकल तो होगा लेकिन पूरे लेंथ के अलोंग होगा ना, तो पूरा डायग्राम दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, तो हम लोग छोटा सा लेंथ, छोटा सा पार्ट उसका ले लेते हैं। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, ये गॉसियन सिलेंडर हो गया, गॉसियन सिलेंडर, और दैट आल्सो वी कैन से गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो अब एज वी डू, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये वाला गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, दैट इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds ऑन द गॉसियन सरफेस एट पॉइंट P, जिससे अच्छा यहाँ चार्ज प्लस क्यू है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला, ये ds है इसका एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर जो n कैप है, it will be perpendicular to the surface, so it will be in the direction of electric field। तो वापस से थीटा बिटवीन E एंड ds हमें क्या मिला, जीरो मिला, राइट, थीटा क्या मिला, जीरो मिला। तो इतने टर्म्स ऑलरेडी जो हमने सेम पैटर्न पीछे वाले में किए थे, वही सेम चीजें यहाँ पे भी हम लोग ले रहे हैं, राइट। तो अब जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, हमें चाहिए क्या कि ये जो चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करके, बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हमें वो फॉर्मूला ढूंढना है या डिराइव करना है। तो उसके लिए हमने ये गॉसियन सिलेंडर लिया, ये गॉसियन सिलेंडर जिसका छोटा सा एलिमेंट ds लिया। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप हम लोग लिखने वाले हैं कि लेट सिग्मा, नहीं लेमडा आएगा ना यहाँ पे, लेमडा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी of linear charge density of a straight charged wire, a straight charged wire of length small l, हम लोग लेंथ स्मॉल l ले रहे हैं, एंड चार्ज q। सो देयरफॉर सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी चाहिए ना हमें, तो लेमडा क्या होगा, देयरफॉर लेमडा विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। तो चार्ज क्या होगा, यहां से चार्ज क्यू विल बी लेमडा इंटू एल, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, राइट। और फिर इसके बाद हमने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या ऑन गॉसियन सरफेस, ठीक है, आई विल राइट डायरेक्टली बिकॉज वहां पे थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया है, नई जगह रही तो वहां मेंशन कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है हमारा, बस यही 3 स्टेप में ये खत्म हो जाता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E dot ds is equals to q by epsilon नॉट, ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। बस अब यहाँ q के जगह हम लोग ये वैल्यू डाल दें चार्ज का, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E dot ds is equals to lambda l by epsilon नॉट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। अब क्या करना है, अब LHS लेंगे हम लोग, किसका, गॉस थ्योरम का, और वहां से फिर देखते हैं। तो आई विल राइट लिटिल बिट अबाउट इट कि कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, थर्ड स्टेप में हम लोग लिखते हैं कि कंसीडर अ
स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds on गॉसियन सिलेंडर। हमने क्या लिया है? गॉसियन सिलेंडर लिया है, गॉसियन सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। सो LHS हम लोग ले लेते हैं, LHS ऑफ गॉस थ्योरम कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds, ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, सॉरी LHS है, LHS। So this will be integration over closed path of E ds cos theta, and theta यहाँ कितना आएगा? 0, क्योंकि इसका है जो रेडियस वेक्टर और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हुआ? 0 हुआ, जो यूनिट वेक्टर है। ओके, तो cos 0 1 हो गया, so we can write therefore integration over closed path of E dot ds, it will be E into integration of ds। अब फिर से देखिए, ये छोटा सा ds है और इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने बनाया क्या? ये सिलेंडर ना, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 2 पाई RL। surface area of cylinder is 2 pi RH या 2 pi RL। तो integration of ds can be written as integration of E dot ds, it will be E into 2 pi RL, राइट? आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ds, जो ये सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 2 पाई RL। तो हमें मिलेगा therefore we can say इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, हाँ मिल तो गया ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं। क्या ले लें? इक्वेशन 3। बस ये 3 स्टेप में ये सब कुछ सॉल्व हो जाता है, सो याद रखना है हमें। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ अब इक्वेशन 2 और 3 दोनों को हम क्या करें? इक्वेट कर लें, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, क्योंकि इनके LHS सेम है ना। अब ध्यान से देखिए, आप दोनों के LHS क्या है? सेम है, तो RHS को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो as will equate equation 2 and 3, so now equating equation 2 and 3 directly we'll write now equating equation 2 and 3, 2 and 3 को इक्वेट करेंगे तो पहले ये टर्म लिखता हूं, चलेगा कोई बात नहीं। लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट RHS को, हाँ, इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई RL। तो कोई टर्म कैंसिल होगा, L एंड L गेट कैंसिल, हमें E चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2 पाई R नीचे आ जाएगा, तो लेमडा बाई 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे लास्ट एप्लीकेशन के ऊपर इसका, और इसका लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्या है? चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो हमने क्या ले लिया? एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है ऐसा कोई, और इसको लेके मेटेलिक शीट है, इसको लेके हमने इसको चार्ज कर दिया ऐसे, राइट? इसको हमने चार्ज कर दिया। अब आप समझिए कि चार्ज कर दिया तो इसका चार्ज हम लोग सपोज Q ले लेते हैं, और इसका एरिया क्या है? A है। तो इसका क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज क्या होगा? सिग्मा इंटू ए।
चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। ये स्टेप हमें इसमें फॉलो करने हैं, राइट। लेकिन एक चीज और ये भी ध्यान देना है कि अगर चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट है, तो प्लेन सीट होगा, मेटालिक सीट है, प्लेन सीट है, तो अगर हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया तो उसके इस साइड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, उसके इस साइड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि चार्ज तो है ना, दोनों तरफ है। तो दो दो सरफेसेस हमें लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा, दो दो सरफेसेस। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां ये प्लेन सीट हो गया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड, ये प्लेन सीट हो गया, और प्लेन सीट पे इसको हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज किया। इसके दो साइड हैं, मान लेते ये वाला हमारा फ्रंट साइड है और ये वाला बैक साइड है। तो फ्रंट साइड पे भी हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, बैक साइड पे भी गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो यहां हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं जिसका एरिया ds है। क्या एरिया, ds है। इधर भी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका एरिया क्या है, ds है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो पॉजिटिव से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इधर भी और पॉजिटिव से इधर भी। तो आई होप इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आया। अब यहां हम दोनों साइड है, दोनों साइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें दोनों साइड में गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो जस्ट वी कैन राइट के कंसीडर अ प्लेन इनफाइनाइट सीट, प्लेन इनफाइनाइट सीट या इनफाइनाइट प्लेन सीट चार्ज्ड। तो लेट Q बी द स्मॉल क्यू ले रहे हैं ना सब जगह, तो स्मॉल क्यू ले लेते हैं, बी द चार्ज ऑन प्लेन सीट, प्लेन सीट having area A, let sigma be the surface charge density, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। वी विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ consider Gaussian surfaces on either side of the plane sheet. Consider a Gaussian surface on either side of plane sheet. So let ds and ds be the area of small element. Okay, so now according to Gauss theorem, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E dot ds that will be equals to integration over close path of दो पार्ट है ना, एक ये पॉइंट को हमने P एज्यूम किया है और ये पॉइंट को P डैश। तो इस साइड का भी और इस साइड का, दोनों साइड का हमारा क्या होगा, E डॉट ds निकालना पड़ेगा। तो ये P साइड का E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ P डैश, E डॉट ds ऑफ P डैश पार्ट। तो A डॉट B क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वापस से मैं लिख सकता हूं, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड cos 0 is 1, राइट, cos 0 is 1। तो
ये हमें मिल जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds अराउंड साइड P प्लस E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ P डैश ऑफ ds। बट इंटीग्रेशन ऑफ ds करेंगे तो पूरा एरिया हमने क्या लिया था, इसका a लिया था ना, तो हमें वापस से एरिया क्या मिल जाएगा, अरे पूरा गॉसियन सरफेस है ना, तो टोटल एरिया चाहिए हमें, टोटल एरिया a है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा दिस विल बी E इंटू ए प्लस E इंटू ए। सो वी गेट व्हाट, हमें मिल गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू E इंटू ए प्लस E इंटू ए, दोनों साइड का ना, इधर का भी E है इधर का भी E है, तो E इंटू ए बिकम्स 2EA, 2EA, राइट। इट इज द इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds। बट हमें पता है, इसको भी हम लोग एक इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, बट वी नो since integration over closed path of E dot ds is equals to q by epsilon naught, तो यहां ये पार्ट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और q का भी वैल्यू सिग्मा इंटू ए निकाल चुके हैं, राइट। सो वी कैन राइट देयरफॉर, हमने गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं किया, चलो ये थर्ड स्टेप ले लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। यहाँ भी किया था बट हमने गॉस थ्योरम ने थर्ड नहीं अप्लाई किया। एनीवे ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड स्टेप, एंड दिस इज द थर्ड स्टेप नाउ। इसमें हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ले ले, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू का वैल्यू ये वाला सिग्मा इंटू ये, यहाँ पे डाल देते हैं सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, यस, एंड यहाँ आ गया फ्रॉम 1, करेक्ट। सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों के LHS सेम हो गए ना, तो अभी RHS को हम इक्वेट कर ले। सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3, so now equating equation 2 and 3, तो RHS आप इक्वेट कर लो, तो 2EA is equals to sigma A by epsilon naught, तो 2EA is equals to sigma into A by epsilon naught, A get cancel, आपको E चाहिए तो E becomes sigma by 2 epsilon naught। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, E is equals to sigma by 2 epsilon naught। तो हमने आपको आज इस वीडियो में क्या क्या बताया, हमने बताया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और बेसिक 4 टर्म्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड 3 एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसका मैं PDF जो है आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप, तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे के वीडियोस आएंगे आपके लिए, तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ अच्छी तरह से समझा है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।